सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 28 जनवरी। और आज हम सभी 28 जनवरी से बनने वाले जितने भी साथियों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार मैं आपको 27 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2025, इसमें महिला सिंगल और मैंने आपको पुरुष सिंगल का खिताब बताया था। तो महिला सिंगल का साथ जो पहली बार खिताब है ये अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीता था, और जबकि पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था तो इटली के जानिक सीनर ने। और इन्होंने साथ ही लगातार दूसरी बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, क्योंकि 2024 वाला भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है ये जैनिक सीनर ने जीता था। अभी दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची जारी की गई थी, और इसमें साथ ही किन दो शहरों को स्थान मिला था तो राजस्थान के उदयपुर शहर को, और दूसरा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। मलेशिया में भी नोवा जोहर इंटरनेशनल जो ओपन शतरंज टूर्नामेंट है ये आयोजित किया गया था, और इसका खिताब किसने जीता था तो तमिलनाडु के ई रोड के इनियान पन्नीर सेल्वम ने। गुजरात का नया मुख्य सचिव बताया था मैंने आपको, यह भी पंकज जोशी बने थे। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी थी, और इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था तो 139 लोगों को। और इन 139 लोगों में से 7 लोगों को तो दिया गया था साथियों पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 19 लोगों को दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार, यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और जबकि 113 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन के बारे में बताया था मैंने आपको, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है तो गुजरात के गांधीनगर के अंदर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो थी जिसका नाम माउंट एकंगुआ, इस पर अभी किसने सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया तो ये मध्य प्रदेश के साथ छिंदवाड़ा की है, नाम है इनका भावना डेरिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताया था हर साल 25 जनवरी को मनाया था आप लोगों का। अभी नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया था, और जो कि पहली बार किया गया था राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को दिया गया था तो उड़ीसा को। और लास्ट 10वां क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको कि जो महिला हॉकी इंडिया लीग है 2024-25, इसका खिताब अभी किसने जीत लिया है तो उड़ीसा वॉरियर्स ने। और आया किसको था तो सूरमा हॉकी क्लब को। अब बढ़ते हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है, हालांकि साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों के सामने पहले ही आ गया है। अभी जो आईसीसी है इसने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की घोषणा कर दी है, और इसी से संबंधित साथियों ये प्रश्न है आप लोगों से पूछ रहा है कि आईसीसी ने भी मेंस जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है 2024, इसके लिए किसे चुना है। तो ये दोस्तों भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को चुना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसके द्वारा अभी 2024 वाले प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से साथियों मैच T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि अर्शदीप सिंह चुने गए। इसी में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछे आप लोगों से तो न्यूजीलैंड की एमेलिया केर को चुना है। वैसे तो साथियों हम लोगों को जो फोकस रखना है ये खाली 2 ही नामों पर रखना है। वैसे कई सारे पुरस्कार दिए हैं, उनके बारे में भी आपको रिवाइज कराऊंगा, और उनमें से भी मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा कि कौन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग इसमें आईसीसी की बात कर लेते हैं। तो आईसीसी की जो स्थापना 1909 के अंदर हुई थी, मुख्यालय है तो यूएई के दुबई के अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो अमित शाह के बेटे जय शाह। अब एक बार दोस्तों आप लोग इस लिस्ट को और देखिए, इसमें साथ जो रेड कलर में मार्क है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, बाकी के साथ खाली आप लोग रीड कर लीजिएगा। जैसे कि आईसीसी मेंस जो T20 टीम ऑफ द ईयर कप्तान का पुरस्कार है ये बात की रोहित शर्मा को दिया है।
आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछे आप लोगों से, तो स्मृति मंदाना को चुना है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की पूछे तो ये चुना गया जसप्रीत बुमराह को। बाकी के दोस्तों खाली आप लोग पीडीएफ के माध्यम से रीड कर लीजिएगा, लेकिन हमको जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है ये आगे के दो नामों, और जो भी मैंने आपको तीन नाम बताए इन पर रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि जनवरी 2025 में जो WHO है इसने भी किसे आधिकारिक तौर पर जो मलेरिया मुक्त देश है ये घोषित किया है। ये कर दे साथ ही जॉर्जिया देश को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। देखिए साथ जो जॉर्जिया देश है इसको भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला जो साथियों ये जॉर्जिया देश है ये दुनिया का 40वां देश बन गया है। अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले को आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा कि 2024 में जो अफ्रीकी देश है कैप वर्डे ये पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित बनाया था 2024 के अंदर। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, लेकिन उससे पहले आप लोग WHO के बारे में देखिए। तो WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है तो टेड्रोस अडानम गैब्रियस। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न देखिए। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि याद करिए मैंने अभी आपको जॉर्डन के बारे में बताया था जो कि भी कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसिस से मुक्त होने वाला पहला देश बना था। रेबीज मुक्त होने वाला अभी बात का पहला राज्य कौन सा बना था तो गोवा बना था 2024 के अंदर ही। 2024 में कैप वर्डे को तो किया ही गया था, लेकिन इसके साथ में अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। अभी बात को WHO ने क्या है कि ट्रैकोमा मुक्त देश भी घोषित किया था। और अक्टूबर अभी 2024 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि WHO ने भी मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो इसी से रिलेट करके ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो तीसरा क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। अभी केंद्र सरकार ने क्या है एक गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा कर दी है। और इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि कितने गैलेंट्री अवार्ड और जो सर्विस मेडल है इनकी घोषणा की गई है। तो इस बार साथियों 942 लोगों के लिए क्या है गैलेंट्री अवार्ड और सर्विस मेडल की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। खाली साथियों आप लोगों को इसमें संख्या याद रखनी है। और इसमें से यदि आप लोगों से पूछे कि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक कितने लोगों को दिया गया तो 101 लोगों को। सराहनीय सेवा के लिए ये मेडल कितने लोगों को मिला है तो 746 लोगों को। और इसके अलावा बात करें तो 95 लोगों को साथ वीरता पुरस्कार दिया गया। और जिनमें से 5 ऐसे नाम हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मानित दिया है। अब बात करते साथियों हम लोग युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो देखिए साथियों एक तो दिए जाते हैं युद्धकालीन समय में और दूसरे दिए जाते हैं शांतिकालीन समय के अंदर। यानी कि जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो तभी युद्धकालीन समय में दिए जाते हैं पुरस्कार। तो युद्धकालीन समय में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ये परमवीर चक्र है, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा कौन है तो वीर चक्र। अब इसी के साथ बात करते हैं शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के बारे में। तो अशोक चक्र साथ इसमें सर्वोच्च है, कीर्ति चक्र दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन सा है तो शौर्य चक्र। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का आपका दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है इन्होंने भी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। ये अभी साथियों बन चुके हैं बेलारूस के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है ये भी 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये इस पद पर कब से बने हैं तो इस पद पर साथियों 1994 से बने हुए हैं। बात करते पहले हम लोग बेलारूस के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए बेलारूस की। बेलारूस के साथियों आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये मिन्स्क है। बेलारूस की अगर आप लोग सीमा देखोगे तो एक तो साथियों यहाँ पर लिथुआनिया के साथ लगती है, दूसरी अपनी सीमा साझा करता है लातविया के साथ, तीसरी सीमा इसकी लगती है रसिया के साथ, चौथी की सीमा किस देश के साथ लगती है तो यूक्रेन के साथ, और 5वीं साझा करता है पोलैंड के साथ। यहां से साथ ही एक क्वेश्चन और पूछता है
कि आपको जो 3 देश दिखाई दे रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यहाँ से एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि बाल्टिक देश नहीं है। तो खाली साथियों 3 देश जो है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश ही पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और एक कोई अन्य देश दे देगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा तीनों के तीनों जो देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश है। अब इसके नीचे साथियों मालदोवा को और देखिए आप लोग, यूक्रेन के नीचे आपको मालदोवा देखने को मिलेगा। याद करिए अभी ये इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, इसका 105वां पूर्ण सदस्य देश बना था, और जबकि 104वां कौन सा बना था, तो आर्मेनिया। अब ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखें। याद करिए साथियों जो गीतानाथ नौसेना है, ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने थे, तो लिथुआनिया देश के बने थे 2024 के अंदर। जोसेफ ओन का नाम अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये 13 जनवरी 2025 के अंदर ही पढ़ाया मैंने आपको। जो जोसेफ ओन है, ये अभी लेबनान के नए राष्ट्रपति चुने गए। और क्रिस्टन मिशेल की बात करें तो ये भी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे, और कहाँ के, तो ये एस्टोनिया के बने थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज का साथियों आपको जो 5वां क्वेश्चन है, ये नीदरलैंड से संबंधित है। और ये क्वेश्चन तो साथियों महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके बाद मैं आपको जो कोई लिस्ट बताऊंगा वो इस क्वेश्चन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस लिस्ट से क्या है कि आपको हर एग्जाम में साथियों प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और रट्टा मान लीजिएगा वो लिस्ट का। लेकिन पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। अभी 26 जनवरी 2025 को है क्या है कि डॉक्टर जो के.एम. चेरियन है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इनमें से इनका पेशा क्या था। तो ये साथियों फेमस कार्डियक सर्जन थे, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और डॉक्टर चेरियन की बात करें तो इन्होंने साथियों 1975 के अंदर क्या है कि भारत का पहला सफर कोरोनरी जो आर्टरी बाईपास सर्जरी है ये किया था। और इनको 1991 के अंदर क्या है कि भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनके साथ निधन से भी 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को इनकी आत्मकथा भी लॉन्च की गई है केरल लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आत्मकथा है, जो कि निधन से 2 दिन पहले लॉन्च की गई है। अब एक बार साथियों आप इस लिस्ट को देखिए, ये लिस्ट साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस लिस्ट का। अभी याद करिए मैंने आपको गांधीवादी शोभना रनाडे का नाम बताया था, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये कब किया गया था, 2011 के अंदर। मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार का नाम याद करिए, गोदावरी दत्त का। इनको पद्मश्री कब दिया गया था, 2019 के अंदर। रामनारायण अग्रवाल, इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जानते थे। बिहार कोकिला का नाम याद करिए, शारदा सिन्हा का। ये अपने फेमस छठ गानों के लिए फेमस थी, और इनको साथ ही 1991 के अंदर दिया गया था पद्मश्री। 2018 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण। और याद करिए अभी 7 लोगों में 2025 में इनका भी नाम शामिल है जिनको मरणोपरांत दिया है पद्म विभूषण पुरस्कार। अली अकबर खान के शिष्य याद करिए, राजीव ताराना। ये क्वेश्चन साथ ही एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पंडित रामनारायण का नाम याद करिए, ये सारंगी वादक थे, और इनका 2005 के अंदर क्या है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, और निधन इनका 2024 के अंदर ही हुआ है। तबला वादक याद करिए, जाकिर हुसैन साहब का नाम, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो पद्मश्री दिया गया था इनको 1988 के अंदर। पद्म भूषण कब दिया गया था, 2002 के अंदर। और पद्म भूषण की बात करें 2023 के अंदर दिया है। भरतनाट्यम की जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, और ये किसकी शिष्य है, तो रुक्मणी देवी अनुंडिल की। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। इनको पद्मश्री दिया गया था 1968 के अंदर। 2001 के अंदर दिया गया था इनको पद्म भूषण। और पद्म विभूषण की बात करें तो 2016 के अंदर इनको पद्म विभूषण दिया गया था। जबकि संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार की बात करें तो 1977 के अंदर। और अभी प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो तुलसी गौड़ है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये वन का विश्वकोप नाम से लोकप्रिय थी। इनको 2021 के अंदर ही क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई 6वां जो अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव है ये कहां पर आयोजित किया गया है। ये आयोजित किया गया है साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो छठवां अपाजरा महोत्सव है, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अभी 30 से लेकर 25 जनवरी तक आयोजित किया गया है। और इस महोत्सव में बाजरे के उत्पादन और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए चर्चाएं हुई है। अच्छा, इस महोत्सव का विषय क्या था? तो कृषि परिस्थिति के जरिए कृषि खाद्य प्रणालियों का बदलाव। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। याद करिए, साल 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष है ये भी घोषित किया था। 2024 को किससे किया था? तो ऊंटों का वर्ष घोषित किया था। और अभी मैंने आपको 2025 वाला रिसेंटली पढ़ा है, जिसे ग्लेशियर का वर्ष घोषित किया है। अब हम लोग प्रमुख सम्मेलन के बारे में और देख लेते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने आपको कल भी रिवाइज कराए थे दोनों सम्मेलन। याद करिए, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन जो गुजरात में आयोजित किया जाएगा, और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी को जो सम्मेलन है और जिसका इस बार 85वां सत्र था, ये 20 से लेकर 21 जनवरी तक बिहार की राजधानी पटना के अंदर आयोजित किया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है ये कहां पर बनाने की घोषणा की है? तो हालांकि सब ये है तो क्वेश्चन वन लाइनर, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को इतना याद रखना है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है ये गुजरात के जामनगर के अंदर बनाने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसका साथी उद्देश्य क्या है? तो बात को वैश्विक एआई मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और देश के डिजिटल और तकनीकी विकास में क्या है कि महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसके लिए साथियों किसके साथ समझौता किया है? तो एनवीडिया के साथ। और इसकी क्षमता कितनी रहने वाली है? तो 3 गीगाबाइट की क्षमता होगी इसकी। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2025 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इस बार साथियों 76वें नंबर का मनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल गणतंत्र दिवस पर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है कि जो कर्तव्य पथ है यहाँ पर तिरंगा फहराया है। और 2025 के लिए थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये साथियों मैं आपको 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। संविधान सभा ने साथियों भारतीय जो संविधान है इसको अपनाया कब था? तो 26 नवंबर 1949 को। जबकि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और जबकि यदि आप लोगों से ये पूछे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। ये साथ ही जनवरी महीने के सारे डेज है। आज आप लोग खुद से रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। वैसे तो साथ ही मैंने आपको कल ही रिवाइज कराए थे। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का आपका जो 9वां प्रश्न है ये आईआईटी से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जीवित कोशिकाओं में मरकरी का पता लगाने के लिए नैनो क्रिस्टल्स ये किस आईआईटी ने अभी विकसित किया है? ये विकसित किया सकते हो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर है इन्होंने अभी एक नया नैनो मटेरियल बनाया जो कि साथ बिना किसी नुकसान के जीवित कोशिकाओं में मरकरी का पता लगा सकता है। तो खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि जीवित कोशिकाओं में मरकरी का पता लगाने के लिए जो नैनो क्रिस्टल है ये किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। अब ये आईआईटी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। याद करिए जो आईआईटी मद्रास है इसने भी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी की थी। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला शोध संगठन बना था। भारत का पहला हाइपर लूप जो टेस्ट ट्रैक है आईआईटी मद्रास में बनकर तैयार हुआ था। और आईआईटी गुवाहाटी से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि इनके शोधकर्ताओं ने मीथेन डाइऑक्साइड जैव ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है। अब ये दोस्तों आज का आपका आखिरी प्रश्न 10वां, जो कि आज का आपकी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे तो आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि साथियों ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको 2024 के अंदर ही 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूं। और अभी के फाइनली क्या है कि ये लागू हो गया है। तो इसी से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ 27 जनवरी 2025 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए साथियों 27 जनवरी 2025 को क्या है कि अभी उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का जो वादा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में ही किया था। मुख्यमंत्री साथ जो पुष्कर सिंह धामी है, ये खुद यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। और सीएम धामी ने साथ ही ऐलान भी किया है कि अब हर साल 27 जनवरी को क्या है कि उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता दिवस भी मनाया जाएगा। समान नागरिकता संहिता के बारे में बात करें हम लोग, तो इसका मतलब क्या है? तो समान नागरिकता संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने का अधिकार और संपत्ति से जुड़े मामले में क्या है कि सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून होगा। और हालांकि साथियों जो गोवा राज्य है, यहाँ पर पुर्तगाली सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले ही लागू कर दिया था। समान नागरिकता संहिता की आप लोगों से चर्चा पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 44 के अंदर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। हालांकि यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था, पर आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर नहीं बताया। आज आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि भारत सरकार ने जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसकी जो अवधि है ये कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और पीडीएफ को तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं एक बार उनको बता देता हूँ कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार सोने से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा सभी क्वेश्चनों का। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 10 बजे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।